हेलो क्लास, वेलकम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म कैसे यूज़ किया जाता है, एक्चुअली इसके क्या क्या यूसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें कि जो बेल्जियम है उसने पावर को शेयर करने का निर्णय लिया था कि वो पावर को शेयर करेगा, जो दूसरी कम्युनिटी हैं उनमें आपस में पावर को शेयर करेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था जो बेल्जियम है फिर वो उसके बाद बिल्कुल शांतिपूर्ण देश बन गया, अच्छा सा देश बन गया जहाँ पे पीस था। ठीक है। तो ये जो दो लेवल की उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, उन दोनों को उन्होंने पावर दे रखी थी, अलग अलग रोल्स दे रखे थे, अलग अलग पावर्स दे रखी थी। तो अपने अपने अलग अलग रोल्स हैं, अपने अपने अलग अलग पावर्स है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई थी। ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे शांति थी कि हाँ ठीक है, अभी हमारी लड़ाई नहीं होगी एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को मानते थे। ऐसे ही श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने देखा। श्रीलंका में तमिल जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें कुछ जो गवर्नमेंट है उसके अंदर उन्हें कुछ सीट्स मिले, उनको भी इक्वालिटी मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए वो बिल्कुल उनके विरोध में आ गए और फिर वहाँ पे दंगे वगैरह भी होने लग गए। सो फेडरलिज्म जो होता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जो फेडरलिज्म होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि पावर डिवाइडेड है बिटवीन दी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है और उसके अराउंड स्टेट अथॉरिटीज़ है। ठीक है। मतलब एक सेंटर में एक पावर है जिसके पास बहुत सारी पावर है, उसके बाद एक सेंटर के अलावा दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी पावर है या फिर जिनके पास इक्वल ही पावर है। ठीक है, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म बेसिकली क्या हुआ, जिसमें कि पावर शेयरिंग चलती हो, पावर डिवाइड होती हो दो बॉडीज के अंदर, पावर का डिवीजन हो। ठीक है। जैसे इंडिया में है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो यूनियन के फंक्शंस को कुछ नहीं कह सकती और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के फंक्शंस को कुछ नहीं कह सकती। इस तरह से अलग अलग पावर अलग अलग यूनिट्स को दी हुई है। ऐसी चीज़ को हम फेडरलिज्म बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। Usually, a federation has two levels of government. One is for the entire country, that is usually responsible for the subject of common national interest. जो common national interest के subjects होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम नेशनल, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है उसको। और जो हमारे लोकल इश्यूज होते हैं जो किसी जगह को लेके पर्टिकुलर होते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट करती है। वो हमारे लिए स्टेट लेवल गवर्नमेंट देखती है कि अच्छा स्टेट में क्या होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे कि मान लीजिए केरला है, तो केरला में तो अच्छा खासा एजुकेशन है। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी अच्छा है, मतलब वहाँ पे ऐसी स्कीम्स चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे बेटी बचाओ या फिर सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन वहीं पे अगर हम बिहार हरियाणा वगैरह देखें तो यहाँ पे इलिटरेसी भी है, तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए बोलना पड़ेगा, एक तो ऐसी स्कीम चलानी पड़ेंगी जो पढ़ाई के लिए हो, है ना। दूसरा, वहाँ पे जेंडर का भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो वहाँ पे ऐसी स्कीम बनानी पड़ेंगी जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरह से दो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना। इन दिस सेंस federations are contrasted with unitary governments under the unitary system. अब इसके अलावा एक यूनिटरी सिस्टम होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो सारी पावर है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे कहीं की भी हो, सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है। मतलब सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है और स्टेट की कोई गवर्नमेंट नहीं होती। सेंटर की गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है कि सेंटर की गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसका कि स्टेट लेवल पे अलग से रूल बनेंगे या फिर सेंटर लेवल पे अलग से रूल बनेंगे। ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने दो टाइप की गवर्नमेंट देख ली। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया है अलग अलग लेवल्स में, और यूनिटरी गवर्नमेंट वो हो गई जिसके अंदर एक ही लेवल के पास सारी की सारी पावर है। सो
की फीचर, कुछ फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, वो हैं देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे, ठीक है। फिर हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होगी, मतलब अपना एक काम करने का एरिया होगा, कि जैसे कि इस एरिया में वो नहीं आ सकते और इस एरिया में ये नहीं आ सकते, ऐसे करके। जैसे कि स्टेट लिस्ट में यूनियन का, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती, और जो यूनियन लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। फिर है जैसे कि एक तो ये टर्म हो गया जुरिस्डिक्शन के लिए कि इस तरह से होना चाहिए। दूसरा, फेडरलिज्म में क्या है, 2 तरीके से पावर डिवाइड होती है, एक होती है वर्टिकल डिवीजन होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल लेवल की डिवीजन। जब हॉरिजॉन्टल लेवल का डिवीजन मतलब सेम लेवल पे इक्वल पावर, सेम लेवल पे इक्वल पावर, जैसे कि जो हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है ना, और अपना जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर डिवाइडेड है। कैसे, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ एग्जीक्यूट करता है, एंड जो अपनी जुडिशरी है वो जजमेंट देती है। तो इन तीनों के अपने अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपस में क्लैश नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे ही बताया मैंने कि जैसे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, उनमें वो दोनों आपस में नहीं झगड़ सकते। जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोई भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकती, उसे सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। मान लो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, लेकिन उस बदलाव से स्टेट्स भी अफेक्ट होंगे, तो फिर यूनियन की दादागिरी नहीं चलेगी कि यूनियन अपनी मर्जी से, यूनियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उस बात को चेंज कर दें। उन्हें स्टेट्स की सहमति लेनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या अगर आप लोग भी सहयोग दें। तो इस तरह से पावर इक्वली डिवाइडेड है। फिर जो एक फेडरेशन होती है, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे पावर डिवाइड हो रही होती है तो ऑब्वियस है उन लोग जिनके बीच पावर डिवाइड हुई है उनके बीच लड़ाइयाँ भी हो सकती है। कोई बोल सकता है कि ये चीज़ हमारे अंडर आनी चाहिए, कोई बोल सकता है ये ऐसे, मतलब इंटरप्रिटेशन वो अलग भी ले सकते हैं, है ना। उनके बीच लड़ाइयाँ हो सकती है, सेंटर स्टेट से लड़ सकता है, स्टेट से लड़ जाते हैं। जैसे कि कई बार रिवर होती है, तो रिवर एक ही स्टेट में तो नहीं बह रही होती, बहुत सारे स्टेट्स में से बह रही होती है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि एक रिवर के ऊपर 3-4 स्टेट लड़ाई करने लग जाते हैं। अब उनको कौन संभालेगा, उनकी लड़ाई को कौन सॉल्व करेगा। तो ऐसे केसेस में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना ज़रूरी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना ज़रूरी है। तो ये ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है, जो कि फेडरेशन के मीनिंग को साकार कर सके। दूसरा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे होते हैं, बिकॉज पैसे नहीं होंगे तो हम देश कैसे रन करेंगे, राइट, या स्टेट कैसे रन करेंगे। इनफैक्ट आप अपना घर ही ले लो, अगर पैसे नहीं होंगे तो हम घर भी रन नहीं कर सकते। घर को चलाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं, है ना। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के पास अपने अपने सिस्टम होते हैं टैक्स लगाने के, उनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं टैक्स लगाने के, पैसे इकट्ठा करने के, उनके पास अपनी अपनी पावर्स होती है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बटे हुए होते हैं। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote the unity of country while at the same time accommodate the regional diversity। अच्छा, फेडरल सिस्टम क्यों इतना अच्छा है, क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि एक तो इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ द कंट्री बनी रहती है। कैसे? देखो, अगर मान लो कि कोई राज्य को मैं उसके अकॉर्डिंग रूल करने नहीं दे रही, तो उस राज्य के लोग जो होंगे वो कुछ ना थोड़े टाइम बाद मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि मतलब हमारी बात तो सुनी नहीं जाती, ठीक है। जैसे कि मान लो दिल्ली है, दिल्ली और केरला को ले लो, ठीक है। तो केरला एक कोस्टल स्टेट है, ठीक है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल अलग होंगी। वहाँ पे कोस्टल एरिया है, वहाँ की एग्रीकल्चर साइकिल भी बिल्कुल अलग होगी, है ना। लेकिन जो हरियाणा या दिल्ली या ऐसी जगहें हैं जो नॉर्दर्न प्लेन में है, उनका बिल्कुल टोटली डिफरेंट ही होगा, है ना। अगर मैं सेम ही रूल हर जगह लगाती रहूँगी तो वो तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना।
तो सेम रूल अगर सक्सेसफुल हर जगह पे नहीं होंगे तो मुझे जगह के अकॉर्डिंग देख के कि हाँ इस जगह पे ऐसे रूल काम आएंगे, इस जगह पे ऐसे रूल काम आएंगे, तो मुझे स्टेट को थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं देती हूँ किसी स्टेट को पावर, तो आज नहीं तो कल थोड़े टाइम बाद वो लोग मुझसे लड़ाई करने आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मान लो कि आपने हिंदी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दी, पंजाबी को क्यों नहीं दी, हरियाणवी को क्यों दी, ऐसा हो सकता है ना, सब बोल सकते हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी और अपना क्या कहते हैं कंट्री की यूनिटी को बचाने के लिए फेडरलिज्म एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। फेडरल सिस्टम जो है एक अच्छा सिस्टम है। An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together. एक सफल फेडरल सिस्टम तभी बन सकता है जब जो यूनिट्स हैं जिनके बीच में पावर डिवाइड हो रही है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे को वो ट्रस्ट करती हो, और दूसरा उनके बीच में एग्रीमेंट हो कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। अदरवाइज आप ज़बरदस्ती किसी को बांध के नहीं रख सकते, वो आज नहीं तो कल फिर आपसे अलग हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ठीक है। तो पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने जो ईस्ट पाकिस्तान है मतलब बांग्लादेश है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनकी जो डिमांड्स थी उनकी डिमांड्स को सुना ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग रूल ही नहीं किया, तो फिर वो भी अलग हो गए। तो उन्होंने अपना अलग ही देश बना लिया। इस तरह से अलग हो जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज जो ऐसे अलग हो जाती हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वो भी ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरलिज्म वाज फॉर्म। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट। अच्छा, अब एक फेडरलिज्म को बनाने के लिए कि किस तरह का फेडरेशन आपको चाहिए, फेडरेशन के भी दो टाइप होते हैं। बेसिक आइडिया हमें समझ आ गया, फेडरेशन का मतलब है जिसमें कि पावर को शेयर किया जाता हो, ठीक है। अब पावर शेयर करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम फेडरलिज्म के अलग अलग दो रूट बोल रहे हैं। तो वो दो रूट्स क्या है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है उसमें क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे देश होते हैं या छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और वो एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ कि चलो हम मिलके एक बड़ा देश बनाएं। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके नाम के आगे यूनाइटेड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स आपस में आए और उन्होंने फैसला किया कि चलो हम सब मिलजुल के एक बड़ा स्टेट बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ा कंट्री बनाते हैं। उन्होंने आपस में मिलके ये तय किया, तो उसको ऐसे फेडरेशन को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरी होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कि एक बड़ा सा देश है, जिसमें कि देश तो एक बड़ा सा है और उसमें जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आपके अच्छे से हो, आप अच्छे से उस जगह का देख रेख कर पाओ, अच्छे से उस जगह को संभाल पाओ, आपने क्या किया, उसमें पावर डिवाइड कर दी अपने आप से, आपने छोटे छोटे पावर के सेंटर बना दिए, डिवाइड कर। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। फिर इंडिया ने अपने अंदर बहुत सारे स्टेट्स बना दिए, अपने अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स बना दिए, है ना, और उन स्टेट्स को पावर दे दी। तो इस तरह की फेडरेशन जो होती है, जो कि खुद से नहीं बनी है, जो कि हमने एक सेंट्रल अथॉरिटी ने बनाई है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वो फेडरेशन कौन सी होती है, वो होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इस तरह से ये दो फेडरेशन के डिफरेंस है कि होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये डिफरेंस आता है पेपर में एग्जैक्टली कि क्यों, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन दी होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ये जो मैप है इसमें जो रेड पार्ट जो देखने को मिल रहा है, वो रेड पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया में कहाँ कहाँ फेडरल सिस्टम है, कहाँ कहाँ दुनिया में फेडरल सिस्टम है। तो आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा पार्ट रेड है, हाफ से ज़्यादा पार्ट दुनिया का रेड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फेडरल सिस्टम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, किसी ना किसी फॉर्म में फेडरल सिस्टम को अपनाया ही गया है हर जगह पर, ठीक है। तो ये आपका फेडरलिज्म के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसमें कि नेक्स्ट क्लास में हम
पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि इंडिया में फेडरलिज्म के कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ऐसा क्या क्या कर रखा है इंडिया ने जिसकी वजह से हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरा टॉपिक व्हाट इज़ फेडरलिज्म, इसको अच्छे से समझोगे और अपने अपने नोट्स बनाओगे। कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछोगे, बट ये काम आप कंप्लीट करके रखोगे अपना, अपने नोट्स बनाओगे और ये पूरा रीड करोगे वर्ड बाय वर्ड, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूँ। ओके, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।